बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 202 की मिड टर्म की तैयारी के हवाले से आज की वीडियो मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ। इस मिड टर्म की तैयारी के लिए मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, जिसका पार्ट 1 आज मैं अपलोड करूँगा और पार्ट 2 कल इंशाल्लाह अपलोड होगी। मेरी कोशिश होगी कि आपको तैयारी आसान, सादा, शॉर्ट और कंप्रीहेंसिव तरीके से करूं और तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी साथ साथ में आपको कराऊं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 10-15 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तैयारी के हवाले से लेक्चर नंबर 1 जो है वो लॉजिक से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, मैंने जो MCQs हैं उनको ब्लू लाइन में हाईलाइट किया हुआ है और जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैंने कलर थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। चलें जी, फर्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेट की डेफिनेशन से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोसेस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। यहाँ पर इंडिविजुअल को MCQs के तौर पर यूज़ कर सकता है, इंडिविजुअल लिख सकता है, कंप्रीहेंसिव लिख सकता है, यानी 4 ऑप्शंस वो डिफरेंट तरीके से बना सकता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं किसी भी डिस्क्रीट, यानी कोई भी चीज़ जो डिस्क्रीट होती है उसमें इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं। ये देखिएगा 1 2 3, यानी इंडिविजुअल स्टेप्स को जो सीक्वेंस होता है वो ही आपका डिस्क्रीट कहलाता है, डिस्क्रीट पैटर्न कहलाता है। ये आप देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ में भी पूछा जा सकता है, पैटर्न देख के आपको पूछ सकता है कि ये कौन सा पैटर्न है। ये आपका डिस्क्रीट पैटर्न है और ये आपका कंटिन्यूस पैटर्न है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें जो है ये इंडिविजुअली हर जो पॉइंट है वो अलग अलग है और वो मिल के एक पैटर्न बना रहा है जिसको डिस्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, सो ये पहला आपका MCQs हो गया। अब लॉजिक 2 तरह के हो सकते हैं, एक वैलिड लॉजिक हो सकता है और एक इनवैलिड लॉजिक हो सकता है या आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है, यानी जो वैलिड आर्गुमेंट और इनवैलिड आर्गुमेंट का डिस्कशन होता है उसी को हम लॉजिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिक्स जो है वो उसमें कौन कौन से आर्गुमेंट होते हैं। आपको इनवैलिड दे के नीचे ऑप्शन दे सकता है या वैलिड दे के नीचे ऑप्शन दे सकता है। तो ये आपका सेकंड MCQs हो गया। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल सेंटेंस जो होता है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, वो आपकी स्टेटमेंट कहलाती है। डिक्लेयर, याद रखिए यहाँ पर डिक्लेरेटिव का वर्ड बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं यहाँ पर भी इसको लगा देता हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? प्रोपोजिशन या सिंपल स्टेटमेंट कहलाती हैं। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 2 + 2 = 4 होता है, ये ट्रू है या तो फॉल्स है? तो ये ऑब्वियसली ट्रू है। इट इज़ संडे टुडे, तो ये या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये आपकी प्रोपोजिशन है। ठीक है, आगे कुछ नॉट प्रोपोजिशन जो हैं जो डिक्लेरेटिव नहीं है, जैसे क्लोज द डोर, ये एक हुक्म है। ठीक है, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, इसमें ट्रू फॉल्स का कोई लिंक नहीं है। ओके, तो ये जस्ट एक हुक्म है। X इज़ ग्रेटर दैन 2, X इज़ ग्रेटर दैन 2, ये X जो है कह रहा है वो ग्रेटर दैन 2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रास इज़ ग्रीन, ओके जी, यहाँ तो ये ट्रू है। 4 + 2 = 6, ये भी ट्रू है। 4 + 2 = 7, ये ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स है। यानी
या तो ट्रू या फॉल्स हो तो वो आपकी प्रोपोजिशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू के बगैर हम नहीं बता सकते कि ये 2 से बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो ये आपकी नॉट प्रोपोजिशन है और ये प्रोपोजिशन, ये भी आपका MCQ बन सकता है। आगे देखिएगा स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर मज़ीद कुछ स्टेटमेंट के बारे में हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कौन सी है। x+2 इज़ द पॉजिटिव, तो ये हमें नहीं पता, क्योंकि जब x की वैल्यू नहीं दी गई तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। मे कम इन, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये इजाज़त ली जा रही है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, हाँ ये ट्रू है कि लॉजिक जो है इंटरेस्टिंग होते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे, ये भी स्टेटमेंट है। यहाँ तो आज दिन गर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये ट्रू या फॉल्स है। -1 ग्रेटर दैन 0, ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि ये फॉल्स है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ट्रू फॉल्स आप डिसाइड कर सकें। ओके, आगे कुछ लॉजिक कनेक्टिव्स हैं, 2 या 2 से लॉजिक को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है एंड से, आर से और नॉट फ्रेज से। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, एंड से, आर से या फिर नॉट फ्रेज से किसी 2 लॉजिक्स को या 2 प्रोपोजिशन को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन याद रखिएगा, एंड, आर और नॉट, कॉल्ड लॉजिक कनेक्टिव्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉजिक कनेक्टिव्स। ओके, याद रखने वाली बात है कि एंड, आर, नॉट जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, लॉजिक कनेक्टिव्स कहलाते हैं। ये कुछ आगे मज़ीद भी हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, ये आगे हम जाके पढ़ लेंगे सारे, तो इनको सच मैं चलें एक दफ़ा। निगेशन का ये साइन है टिल्डा, कंजंक्शन एंड को कंजंक्शन भी कहते हैं, हैट या ये वी वेल इसको हम बोलते हैं, डिसजंक्शन वेल। ठीक है, ये आपने इनके नाम भी याद रखने, ये भी MCQs बन सकते हैं। वी जो है वो वेल है, ये हैट है आपको नज़र आ रहा है, ये एरो है। ठीक है, ये कंडीशनल है, ये बाई कंडीशनल, ये डबल एरो जो बाई कंडीशनल है, तो ये इनके नाम है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके जी, ओके, अब इनको हम मैथमेटिकल सिंबल में, स्टेटमेंट को या सेंटेंस को मैथमेटिकल सिंबल में कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। इट इज़ नॉट हॉट, हार्ट को हम H से या P से डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, P कर लें, Q कर लें, H कर लें, जो भी है। ये इसको हमने P से लेट कर दिया। नॉट के लिए हम यहाँ पर नेगेशन यानी टिल्डा साइन लगा देंगे, नॉट P। इट इज़ हॉट एंड सनी, एंड इट इज़ हॉट यानी P आएगा, एंड का सिंबल ये वाला आ जाएगा, सनी के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, Q, तो ये Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल काम है, पेपर में आपको ये दे सकता है 2-3 नंबर का कि इसको आपने मैथमेटिकल सिंबल में लिखना है, तो बहुत आसान काम है, जैसे आपको सिंबल आने चाहिए, नॉट, एंड और आर का। ठीक है, इट इज़ नॉट हार्ट, हार्ट के लिए आपने क्या सिंबल रखा हुआ है, P, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉट है तो सिंबल नॉट का आप यूज़ कर देंगे, टिल्डा का यूज़ कर देंगे। ओके जी, इसी तरह ये मज़ीद 1-2 हम और देख लेते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट के हम देख लेते हैं जी। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट जब आ जाती हैं तो उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। जिया इज़ हेल्दी, हेल्दी के लिए हमने H लेट कर लिया, एंड वेल्दी, एंड के लिए ये एंड सिंबल आएगा, ये वेल्दी। बट नॉट वाइज, तो नॉट वाइज के लिए S किया तो नॉट के लिए ये आ जाएगा। जब बट का जब वर्ड आता है ना तो वो भी एंड में ही आएगा। ठीक है, बट का वर्ड भी किस सिंबल में कन्वर्ट होगा, एंड में। ओके, तो ये भी आपका MCQ बन सकता है, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ये ट्रुथ टेबल मैं आपको नहीं करवा रहा, ये एक ट्रुथ टेबल मैं आपको कराऊंगा, उसमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि 1-2 कराऊं और उसमें सारे ही आपके कवर हो जाएंगे। ओके, अच्छा आगे जी एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर का पहले मीनिंग देख लीजिएगा, इसका MCQs बन सकता है। नाम से ज़ाहिर है, आर एंड एक्सक्लूड करना, निकालना। एक्सक्लूसिव यानी किसी चीज़ को निकालना, एक्सक्लूड कर देना। आर ऑपरेशन आपको पता ही है, तो ये बेसिकली उसका सिंबल है एक्सक्लूसिव आर का, ये वाला, ये याद रखिएगा। ठीक है, सर्कल प्लस करके इसको सर्कल में इनक्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव आर का सिंबल है। तो द स्टेटमेंट P or Q मींस
पी आर क्यू बट नॉट बोथ, जब ये आ जाए तो इसको एक्सक्लूसिव आर कहते हैं। यानी पी आर क्यू तो है, आर ऑपरेशन तो है, लेकिन दोनों नहीं है। नॉट को जब एक्सक्लूड कर देते हैं ना, दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है, एक्सक्लूसिव आर का। ओके, ठीक है। तो इसको हम लिखते किस तरह हैं, इसको लिखने का या शो करने का तरीकाकार एक तो ये है, पी एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। तो या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, पी आर क्यू बट नॉट, बट के लिए मैंने बोला था एंड ऑपरेशन होगा, नॉट बोथ, यानी पी एंड क्यू नहीं है। ओके, बहुत सिंपल है, बस इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि इसकी इसकी सिंबॉलिकल फॉर्म देखिएगा फिर से, पी आर क्यू यानी एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, पी आर क्यू, ये आर आ गया। एक्सक्लूसिवली क्या होगा कि दोनों शामिल नहीं होंगे, एंड दोनों शामिल नहीं, यानी पी एंड क्यू, दोनों में पी भी आएगा और क्यू भी आएगा, ये शामिल नहीं है तो इसको निगेट कर देंगे, ये नेगेशन, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव ऑपरेशन आपका बन जाता है। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा, एक्सक्लूसिव ऑपरेशन को पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। एक्सक्लूसिव ऑपरेशन आपका कब ट्रू होगा जी, यानी जब दोनों सेम होंगे तो ये फॉल्स होगा, कोई एक भी ट्रू आ जाए तो ये ट्रू होगा, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की, कोई एक भी ट्रू आ जाएगा तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों सेम होंगे, यहाँ तो एक ट्रू आ गया लेकिन ये दोनों सेम है तो तब फॉल्स आएगा। ये सिंपली ये कर लें कि जब दोनों सेम हो जाएं, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ओके, एक्सक्लूसिव का ऑपरेशन है आपका। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक्सक्लूसिव आर की एक और फॉर्म भी हम देख लेते हैं। एक तो हमने ये देखी है ना कि पी और पी एंड क्यू, सॉरी ये हमने देखी थी ना, ये पी आर क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये अब हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पी आर क्यू या पी एक्सक्लूसिव, सॉरी पी एक्सक्लूसिव क्यू जो है पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। तो ये बी पेपर में आपका आ सकता है 3 नंबर का या 5 नंबर का भी आ सकता है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे जी, पी एंड क्यू ये आपको पेपर में दे देगा, ये वाली चीज़, ठीक है। ये हमने प्रूव करना होगा। तो ये पी एक्सक्लूसिव क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे इसको शो करने के लिए कि ये आर किस किस का है, पी का और क्यू का, लेकिन ना तो क्यू का है, नॉट क्यू का, और नॉट पी का जो होगा उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ये 2 तरीके बताए थे ना मैंने आपको, ठीक है। एक तो ये था कि पी आर क्यू, उसमें से बट माइनस कर देना था दोनों का, यानी पी और क्यू को मैंने क्या किया था, एक्सक्लूड कर दिया था, निगेट किया था उसको, ये ठीक है, ये निगेट किया हुआ है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा दूसरा तरीका क्या था कि वो इसको हम दूसरे तरीके से किस तरह लिख सकते हैं कि पी आर क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू, बल्कि ये तो हमने इसको लिख दिया हुआ है। इसको दूसरा तरीकाकार लिखने का ये है कि पी, बेसिकली ये वही फॉर्म बनती है, पी एंड सॉरी पी आर क्यू, ये देखिएगा पी आर क्यू, ये आर है दोनों के दरमियान, ठीक है, लेकिन निगेट किया हुआ एंड के साथ, एंड निगेट क्यू निगेट पी, ठीक है, टिल्डा क्यू या टिल्डा पी। ओके, आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे सॉल्व किया है, पी एंड टिल्डा क्यू आर, ये टिल्डा ऑपरेशन एसोसिएटिव लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है, ठीक है। टिल्डा पी एंड टिल्डा क्यू और टिल्डा क्यू, ठीक है। मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इस चीज के बराबर आ जाएगा। ओके जी,
डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जैसे ए इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा, बी होल का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये भी वही है। इसको आप कंप्लीमेंट कंसीडर कर लेंगे, आप इंटरसेक्शन कंसीडर करेंगे। तो पी इंटरसेक्शन क्यू या पी एंड क्यू निगेशन है या क्या कंप्लीमेंट है, ठीक है। टिल्डा इज इक्वल टू निगेशन पी, आर, आर जो है यूनियन के बराबर होता है बेसिकली सेट्स में, ठीक है, निगेशन क्यू। तो ये आपका कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन। इसी तरह अगर यूनियन में लेना है तो यहाँ पर आर आ जाएगा या वेल आ जाएगा, ओके। तो ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। स्टूडेंट्स मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट और जामिया तैयारी कराऊँ। जो चीज़ें नहीं करने वाली वो मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं इस तरह आपकी तैयारी करूँगा कि सब आपका कैप्चर हो जाएगा। जो भी मैं छोड़ूंगा वो बाद में सब कैप्चर कर दूंगा मैं एक दो एग्जाम्पल से, ओके। अच्छा, ये आपको पूछ सकता है कि ये शो करें कि P एंड Q एंड R, अब इसमें तीन स्टेटमेंट आ गई हैं, P, Q और R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R। ये आप पहले देखिएगा प्रॉपर्टी कौन सी बनती है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ब्रैकेट चेंज हो गई है ना, तो ब्रैकेट चेंज वाली आपने पढ़ी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ये आपकी ऑपरेशन जो है, ठीक है। लॉजिकली इक्विवेलेंट, ओके जी। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं, इनको हम टेबल से, ट्रुथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा, आगे जाके आपको बताऊँगा। आगे देखिए टोटोलॉजी क्या होता है। अगर किसी दो स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होता है या कंक्लूजन होता है, उन तमाम के आउटपुट ट्रू आ जाए तो टोटोलॉजी होता है। यहाँ पर देखिएगा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। दो ये पी स्टेटमेंट थी, ये नॉट पी स्टेटमेंट है। इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया, इनका कंक्लूजन निकाला, तो ये जो रिजल्ट आया है ये आपका टी आ रहा है, तो ये टोटोलॉजी होता है, ठीक है। टोटोलॉजी को टी से शो करते हैं, याद रखिएगा। पी एंड नॉट पी किसके बराबर आएगा, टी के बराबर आएगा, ओके जी। पी आर नॉट पी जो है वो किसके बराबर आएगा, टी के, जो कि टोटोलॉजी है, ठीक हो गया। अच्छा, कंट्राडिक्शन इसका उलट होता है। अगर तो सारे फॉल्स आ जाए, कंट्राडिक्शन नाम से जा रहा है, अगर तो ये सारे फॉल्स आ जाएं तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंट्राडिक्शन कहलाएगी। कंट्राडिक्शन भी कहते हैं, एक और इसका नाम है अब्सर्डिटी, लेकिन यहाँ पर वो यूज़ नहीं किया, तो लेकिन पूछा भी जा सकता है अब्सर्डिटी, ठीक है। अब्सर्डिटी या कंट्राडिक्शन एक ही चीज़ है। तो ये कंट्राडिक्शन में जब रिजल्ट या कंक्लूजन फॉल्स हो जाए तमाम के तमाम, तो वो क्या कहलाता है, कंट्राडिक्शन, जिसको सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये याद रखना है, पी एंड आर जो था वो टोटोलॉजी था, एंड के लिए ये कंट्राडिक्शन आएगी, ये याद रखना है। ये पेपर में पूछ सकता है एमसीक्यूज बना के कि पी एंड पी नॉट पी। अच्छा, ये अब आपको याद कैसे रहेगा कि जी कब टोटोलॉजी आती है और कब फॉल्स आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ पेंसिल। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जी कि आपने ये देखना है कि ये देखें, ये एंड है ना, एंड का देखें सी बनाएंगे तो सी बन जाएगा, तो ये इसका मतलब है एंड हो तो ये क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगी। अगर आप आर का देखें तो आर का सी नहीं बनता ना, तो बहरहाल ये एंड है, सारी ये एंड है, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ओके। तो जब एंड आए तो वो आपका क्या आएगा, ये करके भी देख सकते हैं आप, टेबल बना के भी देख सकते हैं, इतना घटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 30-35 सेकंड का काम है, टेबल बना लें, जो रिजल्ट आएगा वो आपका पता चल जाएगा, ओके। अच्छा, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि P एंड T इज इक्वल टू P होता है, तो इसके लिए भी आपने टेबल बना लेना, बहुत सिंपल सा काम है। ट्रुथ टेबल से भी आप इसको शो करेंगे। पहले आपने ये स्टेटमेंट ले ली, ट्रू आपको पता है, टी आपको पता तमाम के तमाम ट्रू होंगे, ठीक है। इसका एंड ऑपरेशन निकालेंगे। अच्छा, एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये मैं आगे आपको एक दो ट्रुथ टेबल से सारा बता दूंगा, ओके जी। आगे कुछ लॉज है। पहले कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में पी एंड क्यू, क्यू एंड पी के बराबर होता है, ओके।
एंड में भी और आर में भी। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट चेंज हो जाती है एंड में भी और आर में भी, और एसोसिएटिव लॉ में 3 स्टेटमेंट होती हैं पी क्यू आर। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 ही स्टेटमेंट होती हैं पी क्यू आर, लेकिन इसमें ब्रैकेट चेंज नहीं होगी, पी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पी के साथ भी, सॉरी पी क्यू के साथ भी और पी आर के साथ भी, यानी एंड के साथ लिंक करके पी एंड क्यू, पी एंड आर और साथ में आर आ जाएगा ये। ओके, तो ये आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ पी का एंड के साथ ऑपरेशन करें टोटोलॉजी का तो पी आता है, या फिर आप कंट्राडिक्शन के साथ भी कर लेते हो तो पी ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी लॉ है। अच्छा, अब आइडेंटिटी लॉ और आइडेम्पोटेंट लॉ, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? आइडेम्पोटेंट में आई को आपने कंसीडर करना है। ट्रिक ये है आई एम आइडेम्पोटेंट। आई एम का मतलब कि पी को पी के साथ ही, मी यानी पी को पी के साथ ही आपने ऑपरेट करना है। ठीक है, आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में क्या है कि आइडेंटिटी में आपने पी को दूसरे टी के साथ या फिर सी के साथ ऑपरेट करना है, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये भी पी आ रहा है, ये भी पी आ रहा है। समझ आ गई? बहुत सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आइडेम्पोटेंट में जब आप देखेंगे तो उसमें आई एम का मतलब है मैं अपने साथ ही जो है वो ऑपरेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाई सेल्फ। ओके, डबल नेगेशन है। डबल नेगेशन में नेगेशन के साथ मल्टीप्लाई है तो खत्म हो जाता है, सिंपली पी आ जाता है। नेगेशन लॉ भी आपने यहाँ पर देख लेते हैं। नेगेशन लॉ अभी आपने पीछे पढ़ा भी था कि ये जो सी वाला बनता है ना, ये आपका कंट्राडिक्शन आ जाता है, और वेल वाला वी वाला जो है टोटोलॉजी आ जाता है। ये हमने सारी पीछे पढ़ी हुई है। डिमार्गन लॉ भी पढ़ दिया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सल बाउंड लॉ। अब बाउंड्स लॉ ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें बाउंडनेस हो रही है। बाउंडनेस क्या हो रही है? बाउंडनेस ये हो रही है, इससे पहले आपने अभी ये एक आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था कि आइडेंटिटी लॉ पी को टी के साथ करेंगे तो पी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह आप यहाँ पर देखें पी का टी के साथ करें तो टी आएगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी में हम देखें तो यहाँ पर एंड था, यहाँ पर आर आ गया। ये देखिए पी आर टी इज इक्वल टू ट्रू। समझ आ गई है? आइडेंटिटी और बाउंड लॉ सेम है, बस आपने ऑपरेशन चेंज कर देना है। ये आइडेंटिटी में क्या था? एंड था, इसमें क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, तो रिजल्ट टी आ जाएगा। इसमें बाउंडनेस है कि वो टी ही आना चाहिए, टोटोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह सी के साथ करेंगे आर एंड ऑपरेशन, उसमें आपने ऊपर देखा था आर था, तो ये क्या आएगा? सी आएगा। इसके लिए खैर टेबल भी आप बना के देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में चेक करना हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको टाइम कम होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप चेक कर सकें। खैर, अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ में ये है कि पी और क्यू का एंड निकाले, फिर पी के साथ आर निकाल ले तो पी आएगा, या फिर पी एंड क्यू को आर निकालें और एंड निकालें तो पी आएगा। अच्छा, इसके लिए भी आप ट्रिक देख लें कि पी कब सॉरी एंड कब लगाना है और आर कब लगाना है। दोनों सूरतों में बल्कि पी ही आ रहा है, तो इसमें कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि यानी एंड ऑपरेशन या दोनों का आर ऑपरेशन करके फिर एंड आर करें, उल्टा करें तो वो रिजल्ट पी आएगा। ठीक है जी। नेगेशन लॉ हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है कि टोटोलॉजी का उलट फॉल्स हो जाता है, यानी कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन का उलट टोटोलॉजी आ जाता है। फॉल्स का उलट लेंगे तो ट्रू ही आएगा ना जी। आपका लेक्चर नंबर 3 आ गया है। लेक्चर नंबर 3 में ये एमसीक्यू भी बन सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। एमसीक्यू में डिमार्गन लॉ से पूछा जा सकता है, ठीक है, डबल नेगेशन लॉ भी पूछा जा सकता है। ओके जी। ओके, अब ये चीज़ हमने साबित करनी है लॉजिकली, लॉ ऑफ लॉजिक्स। टेबल की मदद से साबित नहीं करना आपने, ट्रुथ टेबल की मदद से साबित नहीं करना, बल्कि जो पीछे हमने लॉज पढ़े हुए हैं ना सारे के सारे, उन्हीं की मदद से लेके आपने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसको हम देख लेते हैं जी। नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिएगा, पहले तो हम इसको ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नेगेशन को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देखिएगा, नेगेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आर जो है एंड बन जाता है और एंड आर बन जाता है। ये एंड था ना, तो ये क्या बन गया? आर बन गया। नेगेशन को पी के साथ भी कर दिया
नेगेशन को क्यू के साथ भी, और ये ऑपरेशन एंड था तो आर हो गया। ठीक है, आगे नेगेशन नेगेशन आपने ला पड़ा हुआ है, पी बन जाएगा, नेगेशन क्यू एज इट एज ही रहेगा। ठीक है, आगे मज़ीद इस एसोसिएटिव लॉ हम लगा सकते हैं, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एंड है तो ये एंड के लिए इसके साथ ऑपरेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए हमने इसकी ब्रैकेट चेंज कर दी है, इसके साथ आ गई। पी आर पी ये पीछे पड़ा है, हमने पी ही होता है, नेगेशन क्यू। ठीक है, तो पी आर पी ये इम्पोर्टेंट लॉ मैं आपको भी बता चुका हूँ, यानी आई एम पी माई सेल्फ पी के साथ ही ऑपरेट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? पी ही आएगा। ओके, नेगेशन पी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरह बाकी भी आप किसी भी किस्म का प्रूफ जो है वो इन तमाम लॉज को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके इक्विवेलेंट ऑपरेशंस कौन से हैं, यानी इनको आप कह लें कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड, ठीक है, एंड यू आर स्मार्ट। तो इसका सिंपल स्टेटमेंट क्या हो सकता है? आई एम नॉट टायर्ड, एक तो स्टेटमेंट ये बन गई कि यू आर नॉट स्मार्ट। उलट यानी इसको हम कह सकते हैं, इसका उलट क्या हो सकता है? इट इज़ नॉट ट्रू, यानी ये फॉल्स है कि आई एम टायर्ड, कि मैं थक गया हूं। ये फॉल्स का मतलब ये है कि इसका उल्ट फिर क्या हो जाएगा? आई एम नॉट टायर्ड, एंड आ गया तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा? आर। यू आर स्मार्ट, यू आर नॉट स्मार्ट आ जाएगा उसका उलट। ठीक है, इस तरह बाकी भी आप कर लेंगे। समझ आ गई? इट इज़ नॉट ट्रू को पहले हमने शॉर्ट कर लिया कि ये फॉल्स है, तो इन तमाम को फॉल्स करेंगे। फॉल्स का मतलब इनको उल्ट कर लेंगे। आई एम टायर्ड तो आई एम नॉट टायर्ड आएगा, यू आर स्मार्ट है तो यू आर नॉट स्मार्ट आएगा, एंड तो आर कर लेंगे। ओके, बाकी भी ऐसे ही होंगे। तो बाकी ये भी आप इसी तरह कर सकते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ये तो सिंपल काम है, ये तो आप कर ही लेंगे। वन इज इक्वल ट्रू है, देन अच्छा आगे कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होती है। अगर तो इफ का वर्ड आ जाए, हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इफ का वर्ड आ जाए तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। इफ और देन का भी आ सकता है, ठीक है, दरमियान में। तो अगर इफ का वर्ड आ जाए तो आपकी क्या होगी? कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये आपका ऑपरेशन होगा। पीछे तो आपने एंड, आर, नॉट या टिल्डा वगैरह, नेगेशन वगैरह के पढ़े थे। कंडीशनल के लिए हम ये सिंबल सिंगल एरो यूज करते हैं। इसको इंप्लाइज पढ़ देंगे किस तरह? पी इंप्लाइज क्यू, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। इसको हम पढ़ किस तरह सकते हैं? पढ़ेंगे किस तरह? पी इंप्लाइज क्यू। ओके, तो ये इसका सिंबल या मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। पेपर में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी बन सकता है इसका। ओके, अच्छा अब इसका चलो मैं आपको बता देता हूं कि इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सिंपल काम है। इसमें कोई भी स्टेटमेंट तब फॉल्स होगी जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा। ये देखिए, अदरवाइज ट्रू ही होंगी। चाहे दोनों ट्रू हो जाए फिर भी ट्रू ही होगी, दोनों फॉल्स भी हो जाए फिर भी ये ट्रू ही होगी। यानी फॉल्स ये कब होगी? अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, ठीक है, तो तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होंगे सारे। ठीक है, ये अब इम्प्लीकेशन के लिए मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ कि आपने ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये याद कैसे करनी है। कंडीशनल स्टेटमेंट एक तो ये है कि ये यहाँ से एरो बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यानी इसकी टेल है और ये इसका हेड है। अब ये याद रखिएगा कि ये इसको ट्रू फॉल्स आपने कब करना है? जब यहाँ पर देखें आप क्या लगाएं? ट्रू लगाएं और यहाँ पे एफ लगाएं। यहाँ पर एफ लगाएं तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने बस को याद ही करना है कि ये फॉल्स कब होगा? जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा। ओके, दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आपको सेकंड कॉलम में फॉल्स मिलता है
तो तब आपने फॉल्स ही लगाना है, लेकिन पीछे ट्रू होना चाहिए। कंडीशन ये है कि ट्रू होना चाहिए पीछे, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉल्स मिला, अब कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशन ये आती है कि पीछे ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ तो ट्रू नहीं है, तो यहाँ तो फॉल्स है, ठीक है, तो फिर ट्रू आ जाएगा। ओके, तो इस तरह ये आप बाकी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ अल्टरनेटिव वेज हैं। इफ पी देन क्यू, नॉट पी अनलेस क्यू, इसको इस तरह भी शो किया जा सकता है, ठीक है। यानी ये पी इम्प्लीकेशन क्यू को पढ़ने के डिफरेंट तरीके हैं। पी इम्प्लाइज क्यू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इफ पी क्यू इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसका उलट देखना हो तो उलट में आपको पता है पी का उलट क्या होगा, नॉट पी, देन का उलट क्या होगा, अनलेस, ठीक है, और क्यू एज इट एज आएगा, ठीक है। अच्छा, पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज का उलट क्या होता है, फॉलोज, इसको भी उलट कर देंगे, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी। ओके, इफ पी क्यू तो ये भी उलट हो जाएगा, इफ क्यू पी आ जाएगा, ठीक है। पी ओनली इफ क्यू, क्यू वैन एवर पी। ये डिफरेंट तरीके हैं इसको पढ़ने के, ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पी इज सफिशिएंट आर क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। एनी हो, ये इसको एक दफ़ा पढ़ना है, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये कुछ स्टेटमेंट इनकी निगेशन लिखनी है। इफ़ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। नेगेशन में आपने उल्ट कर देना सिंपली कि अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज नॉट लिव इन लाहौर, सिंपल। लेकिन नेगेशन करनी है आपने स्टेटमेंट को देखते हुए कि स्टेटमेंट कौन सी है। ये आपकी स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ का वर्ड आ गया, तो इफ़ स्टेटमेंट वाली को नेगेट करने का बहुत सिंपल तरीका है कि पहला सेंटेंस आपने एज इट एज लिखना होता है, देन के बाद उसको आपने नेगेट करना होता है। यानी अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, इन लाहौर, सॉरी, इन डज नॉट इन लाहौर। ओके, इसी तरह ये देखा, इफ़ माई कार इज इन द रिपेयर शॉप, ये तो एज इट एज आएगा। देन आई कैन नॉट गो गेट टू क्लास, तो कैन नॉट को हम क्या कर लेंगे, सिंपली आई कैन कर लेंगे, आई कैन गेट टू क्लास। ओके, तो बाकी भी आप कर लेंगे, आई थिंक सो। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कन्वर्स। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इसकी कुछ मजीद एग्जांपल और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। द कन्वर्स ऑफ, इसको कन्वर्स कैसे बनाएंगे, P इम्प्लाइज Q है, Q को उठा के ले आएंगे तो Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। ओके, ये इसका कन्वर्स होता है। तो इसका ट्रुथ टेबल भी बनाया जा सकता है, वो मैं बना नहीं रहा, आप बना लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कंडीशन को मैं आपको बता चुका हूँ, कब फॉल्स होगा, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, बाकी ट्रू ही होंगे। तो इसको आप Q और P करके देखेंगे तो ये आपका टेबल बन जाएगा, ठीक है। ओके जी, आगे इसका हम देखेंगे कन्वर्स कैसे बनाते हैं। कुछ सेंटेंस लेके कह रहे हैं इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो इसको उल्ट कर देंगे, इफ़ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 देन टुडे इज़ फ्राइडे। सिंपल कन्वर्स बन गया, ठीक है। समझ आ गई कन्वर्स बनाने की। इस तरह एक और फिक्रा देख लेते हैं, इफ़ इट इज़ स्नो टुडे आई विल स्काई टुमारो, तो ये इधर आ जाएगा, आई विल, इफ आई विल स्काई टुमारो इफ इट इज स्नो टुडे। ओके, समझ आ गई। इफ P इज अ स्क्वायर देन P इज अ रेक्टेंगल, इफ P इज अ रेक्टेंगुलर देन P इज अ स्क्वायर। ओके, सिंपल। आगे आ जाता है जी कंट्रा पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कन्वर्स में और कंट्रा पॉजिटिव में फ़र्क क्या है। कन्वर्स आपने बनाना सीखा कि कन्वर्स के लिए हम रिवर्स कर देते हैं, नाम से याद रख लीजिएगा कि कन्वर्स के लिए रिवर्स, उसको रिवर्स कर देते हैं, पहले सेंटेंस को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह ले आते हैं। तो जबकि कंट्रा पॉजिटिव में हम रिवर्स तो करते हैं लेकिन उसका निगेट करके,
ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव करके, ठीक है। यानी जो देखिएगा नाम से याद आ रहा है कि जो पॉजिटिव होंगे उनका कंट्राडिक्शन ले लेना है, फिर कन्वर्स करना है, ठीक है। पॉजिटिव जो होंगे उनका क्या करना है, कंट्राडिक्शन लेके कन्वर्स करना है। समझ आ गई होगी आपको। जैसे P इम्प्लाइज Q था, अगर इसका कन्वर्स बनाना होता तो क्या करते, Q इम्प्लाइज की P कर लेते, लेकिन अब हमने इसका पॉजिटिव का उलट लेना है, तो पॉजिटिव यानी Q था तो नेगेटिव Q कर दिया, P था तो नेगेटिव P कर दिया, और फिर हम कन्वर्स बनाएंगे, ठीक है। समझ आ गई। एक्सक्लूसिव आर, ये अब मैं आपको एक टेबल कराऊंगा, इसमें आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन की और बाई कंडीशनल ऑपरेशन की, ठीक है। अब पहले हम बाई कंडीशनल ऑपरेशन को देख लेते हैं एक टेबल में, फिर शायद आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगी। ये बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल में याद रखिएगा, अगर कोई वर्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ का आ जाए, इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह लिखते हैं, आई के साथ डबल एफ लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, याद रहेगा। ये क्या आ गई आपकी बाई कंडीशनल, ठीक है जी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो बाई कंडीशनल के लिए याद रखिएगा वही जो एक्सक्लूसिव आर का आपने पढ़ा था ना, एक्सक्लूसिव आर ही की तरह का इसका ऑपरेशन है कि ये दोनों ट्रू होंगे अगर दोनों सेम हो। यानी इसका कंक्लूजन कब ट्रू होगा, जब दोनों सेम हो। तो ये देखिएगा दोनों सेम है, ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू हो गया। अगर ये एक भी उलट है तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये आप कर सकते हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इसके लिए इनका फ़र्क देखने के लिए एक्सक्लूसिव आर का और बाई कंडीशनल का बिल्कुल अपोजिट है। अगर तो दोनों ट्रू हो तो बाई कंडीशनल में रिजल्ट ट्रू आता है, जबकि एक्सक्लूसिव आर में फॉल्स आता है, ठीक है। जब दोनों फॉल्स हो यानी एक जैसे हो, सेम हो, तो बाई कंडीशनल में रिजल्ट तो ट्रू आएगा, जबकि एक्सक्लूसिव आर में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर तो दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हो तो बाई कंडीशनल में ट्रू होगा, ठीक है। बाई कंडीशनल में क्या होगा, ट्रू होगा। एक्सक्लूसिव आर में क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है, जब दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है। बाकी ये फॉल्स हो जाएगा और ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, यानी इसका अपोजिट है, ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट है। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर निगेट कर लें तो एक्सक्लूसिव आर बन जाता है। बहुत सिंपल काम है, इसको निगेट कर लें यानी टिल्डा कर लें, ये क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव आर बन जाएगा। या एक्सक्लूसिव आर का टिल्डा कर लें तो ये बन जाएगा। ये हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसके बराबर है, ठीक है। तो ये कुछ हमने लॉ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कम्यूटेटिव लॉ, इम्प्लीकेशन लॉ, ये भी हमने देखा हुआ है। कुछ मज़ीद एक्सपोर्टेशन लॉ, 3 स्टेटमेंट के लिए लॉ है ये। अच्छा, ये एज इट एज एसोसिएटिव लॉ ही की तरह है, लेकिन उसमें ऑपरेशन आपको पता है एंड और आर का था, इसमें इम्प्लीकेशन का ऑपरेशन आ जाता है। पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर, तो पी इम्प्लीकेशन शुरू में आ जाएगा और क्यू इम्प्लीकेशन आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन ऑपरेशन आ जाते हैं, एसोसिएटिव लॉ ही की तरह है। समझ आ गई है, लेकिन इसमें एंड और आर ऑपरेशन नहीं है, दोनों इस तरफ इम्प्लीकेशन के ऑपरेशन आ जाएंगे। इस तरह पी बाई कंडीशनल क्यू है तो पी क्यू के साथ या फिर क्यू पी के साथ, इस तरह इसको हम कर सकते हैं। यानी बाई कंडीशनल में हम पी दोनों तरफ से लेंगे ना, पी क्यू की इम्प्लीकेशन होगी या फिर क्यू पी की इम्प्लीकेशन होगी। रिडक्शो एट अब्सर्डम,
रिडक्शो एंड एड अब्जर्डम पी इम्प्लीकेशन क्यू को पी एंड नॉट क्यू इम्प्लीकेशन सी यानी कंट्राडिक्शन, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कंट्राडिक्शन के बारे में, ठीक है, इसके बराबर होगा। अच्छा, इसको याद रखने के लिए यहाँ P एंड Q कर लेना है लेकिन नेगेशन के साथ, तो ये आपका किसको इम्प्लाई करेगा, कंट्राडिक्शन को, ठीक है जी। आगे ये आपने साबित करना कि टोटोलॉजी है, किसके हवाले, किसके तरीके से, ट्रुथ टेबल की मदद से। तो ट्रुथ टेबल की यूजिंग द ट्रुथ टेबल इसको आपने सॉल्व करना है कि ये क्या है, टोटोलॉजी है। तो ये इसने इम्प्लीकेशन के लिए सॉरी लॉजिक के थ्रू किया है, आपने लॉजिक के थ्रू नहीं करना, आपने ट्रुथ टेबल की मदद से करना है, ठीक है। ट्रुथ टेबल आगे मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। ओके जी, आगे देखिएगा, आर्ग्यूमेंट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो या प्रीमिसेस बहुत ज़्यादा हो तो उनका जो रिज़ल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। प्रीमिसेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एंड में जो रिज़ल्ट है उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, सी से। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं देयरफॉर, ठीक है। अगर ऊपर 2 डॉट हो नीचे हो तो वो सिंस होता है, ऊपर 1 डॉट हो नीचे 2 हो तो ये देयरफॉर या सिंस की बात है, ठीक है। तो आर्गुमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। अगर तो आपका कंक्लूजन टोटोलॉजी हो, क्या हो, वैलिड आर्गुमेंट क्या हो, कंक्लूजन में तमाम के तमाम ट्रू हो, जब प्रीमिसेस भी ट्रू हो, ठीक है, तो तब ये वैलिड आर्गुमेंट होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। फिर से ये देखिएगा कि एक आर्गुमेंट वैलिड कब होगा, जब कंक्लूजन भी ट्रू हो और प्रीमिसेस भी ट्रू हो, तो तब वो टोटोलॉजी होती है, ये वो वैलिड आर्गुमेंट होता है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो रो होगी उनको हम क्रिटिकल रो का नाम देते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी कि वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट से क्या मुराद है। चलें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, शॉर्ट सी एग्जांपल देखेंगे, बड़ी नहीं देखेंगे क्योंकि पेपर में बड़ा नहीं आएगा। ये देखिएगा, 2 आपके स्टेटमेंट है डी और पी, ठीक है, और ये दोनों प्रीमिसेस हैं, डी भी प्रीमिसेस है, पी भी प्रीमिसेस है। तो इनका जो कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन आप देखें ये है बेसिकली इम्प्लीकेशन वाला, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसमें ये जो प्रीमिसेस डी टिल्डा पी है या टिल्डा क्यू है, ये जो हाईलाइट की हुई है रो, ये ट्रू है लेकिन ये तो फॉल्स है आपकी, ठीक है। तो लिहाजा ये वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड आपका होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें वैलिड स्टेटमेंट हो, ठीक है जी, ये वाला देखिएगा। ओके, ये अब आपका कंक्लूजन है, ठीक है, और ये प्रीमिसेस हैं, ये वाले प्रीमिसेस हैं। अब देखिएगा इसमें ये जो ट्रू है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीमिसेस के टेबल में हैं वो भी ट्रू हैं। ये ट्रू है तो प्रीमिसेस वाले भी ट्रू हैं, तो लिहाजा ये आपका वैलिड आर्गुमेंट। सॉरी, इसमें ये यहाँ पर देखिएगा ये तो फॉल्स है ना, इसको तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। यानी अगर आपका कंक्लूजन ट्रू हो तो प्रीमिसेस भी क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर थर्ड रो में तो ये तो फॉल्स आ गया, जबकि प्रीमिसेस सारे ट्रू हैं, ठीक है। अगर तो प्रीमिसेस सारे ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये आपका वैलिड होगा। ओके, कोई हम ऐसा देख लेते हैं, ये देखिएगा इसमें ये वाला देखिएगा, ये आपकी क्रिटिकल रो है जिसमें सारे के सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं,
तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है। अब इसके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसमें सारे के सारे प्रेमिसेस ट्रू हों, ठीक है, ये इसमें प्रेमिसेस फॉल्स आ रहा है। ओके, यानी जब सारे प्रेमिसेस ट्रू हों और उसका कंक्लूजन भी ट्रू हो तो वो आपका वैलिड होगा। तो ये आपका आर्गुमेंट वैलिड है। जी स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं ये छठा लेक्चर जो है ये करके इंशाल्लाह थोड़ा इसको स्पीड अप करता हूँ। अच्छा, ये स्विच इन सीरीज़ याद रखिएगा कि अगर तो ये सर्किट दोनों क्लोज हो तब सर्किट पूरा होता है। पिक्चर में आप देखिएगा, यानी ये इधर क्लोज हो जाएगा तो तब ये सर्किट पूरा होगा। तो यानी ये क्लोज होगा तब ये सर्किट ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ रहेगा। ओके, पैरेलल में देखें, अगर ये सर्किट कोई एक भी क्लोज हो जाए, यानी कोई एक स्टेटमेंट भी क्लोज हो जाए, पी क्लोज हो जाए तो तब भी सर्किट आपका पूरा हो गया, या फिर क्यू क्लोज हो जाए तब भी सर्किट आपका पूरा हो जाता है। यानी कोई एक क्लोज भी हो तो सर्किट आपका पूरा हो जाता है, यानी ऑन हो जाता है। ठीक है, बल्ब भी आप ले लें, कोई एक भी आपका ये कनेक्शन पूरा हो जाए तो ये ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ऑफ होगा। बिल्कुल उलट है। सीरीज में क्या था, दोनों क्लोज हो तो तब भी ऑन होगा, जबकि इसमें क्या था, कोई एक भी क्लोज हो जाए तो ऑन हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रू ट्रू, यानी दोनों अगर क्लोज हो तो ट्रू होगा। ठीक है, कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। इसमें ये है, ये आर ऑपरेशन आएगा इसमें, और इसमें आपका एंड ऑपरेशन आएगा। ओके, आगे गेट्स हम पढ़ते हैं। 3 तरह के गेट्स को हम डिस्कस करेंगे, बल्कि 4 होंगे, एक्सक्लूसिव आर भी होगा। नॉट गेट जो है उसके लिए हम टेबल कैसे बनाते हैं, सिंपली उलट कर देते हैं, 1 0 है तो 0 1 कर देते हैं। ठीक है, पी था तो इसका नॉट जो है वो आर है, नॉट पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है नॉट का। सिंबल याद रखने के लिए याद रखिएगा, नॉट में ये ओ आर है तो यहाँ पर भी एंड पे ओ आएगा, और ये ट्राइंगल टाइप का ये सिंबल है इसका। ठीक है, एंड के लिए देखिए यहाँ पर डी आर है तो इसका जो सिंबल डी वाला जो होगा वो एंड का होगा। ठीक है, समझ आ गई। अब एंड ऑपरेशन कैसे आपने सॉल्व करना होता है, एंड ऑपरेशन में दोनों अगर ट्रू हो तो तब ये ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, दोनों ट्रू हो तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। आर में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये आर का ऑपरेशन है। ये बात वैसे ही आपको याद होना चाहिए पिक्चर देख के। इसमें कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, आगे ये आपको पेपर में दे सकता है और आपको ये बोल सकता है कि इसका रिजल्ट लिखें क्या होगा, यानी ये आपको हो सकता है ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो बाकी ये आपको सिंबल नहीं देगा, इसका रिजल्ट आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल सा काम है। ये 1 0 है, एंड ऑपरेशन में 1 और 0 में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों 1 हो तब भी 1 आता है, अदरवाइज ये रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, समझ आ गई। आगे नॉट ऑपरेशन है तो इसको उल्टा कर लेंगे, ये 1 आ गया। ये आपको पेपर में मिस करके दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 है और ये 1 है, इसका आर निकालना है, तो आर में आपको पता रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। कोई एक भी 1 हो जाए तो रिजल्ट 1 आ जाता है। ठीक है, इस तरह बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट आपका सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में सबसे पहले आप वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होती है उसको हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ये आपको पेपर में एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है। इसके बाद सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल वर्ड हम यूज़ करते हैं, छोटे नहीं करते। यानी जैसे कि यहाँ पर ये देखिएगा, ए कैपिटल है, बी कैपिटल, सी कैपिटल है, इसको सेट से डिनोट किया गया है। ठीक है, आगे सेट की कुछ टाइप हैं, ये तो आपको आनी चाहिए, ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अगर सेट को शो करने के 3 तरीके हैं, टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, टेबुलर में उसको वर्ड में लिखते हैं, सॉरी नंबरिंग में लिख देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में उसको बयान कर देते हैं अपने अल्फाज में। नेचुरल नंबर हो तो नेचुरल नंबर कह देते हैं, पॉजिटिव इवन हो तो पॉजिटिव इवन, एंड सो ऑन। और सेट बिल्डर नोटेशन में उसको हम नोटेशन सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, मैथ सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, आगे ये कुछ सेट है। नेचुरल का सेट 1 से शुरू होता है, होल का सेट 0 से शुरू होता है, इंटीजर का भी 0 से ही शुरू होता है, लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, यानी 0 +- 1 +- 2 +- 3। ठीक है, होल और इंटीजर में ये फर्क है। और ये याद रखिएगा, जी जो है बेसिकली जेलन इंटीजर, ये जर्मन वर्ड है, उससे लिया गया। ओके,
इवन भी 0 से शुरू होते हैं इसमें, लेकिन सिर्फ इवन आएंगे। 8 भी 0 से सॉरी 8 भी 0 से नहीं शुरू होंगे, ये 1 से शुरू होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 8 आएंगे प्लस माइनस। प्राइम नंबर में वो नंबर होंगे जो अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 3 5। रैशनल नंबर आपको पता है पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखते हैं। इरेशनल वो है जो रैशनल नहीं होंगे। तो एग्जांपल कौन सी हैं इरेशनल की? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड सो ऑन। आगे कम्प्लेक्स नंबर है, अगर माइनस आ जाता है किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर तो वो आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, आगे अगर ए बी का सबसेट है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। कब होगा? जब एक्स बिलोंग ए करे और एक्स बिलोंग बी से भी करे, यानी कोई एलिमेंट अगर ए में भी हो और बी में भी हो तो तब हम बोलते हैं कि ए बी का सबसेट है। और ये याद रखिएगा कि जी जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट होता है, यानी हर हर इंटीजर नंबर है वो रैशनल नंबर भी होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे इक्वालिटी के लिए याद रखना है कि ए अगर बी का सबसेट है या बी का सबसेट है तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हाँ, एम्प्टी सेट को फाई से या फिर ये डबल ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना, आपने जीरो लिखेंगे तो एम्प्टी नहीं रहेगा, इसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। अब इसी तरह एक आपको सेट बिल्डर नोटेशन में एक फॉर्म दे सकता है, एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स इज ऑड। तो ये अब आपको पता है कि एक्स ऑड तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर अगर 3 लें 3 का स्क्वायर तो 9 आता है, तो एक्स तो आपका ऑड है, 2 है ना, तो वो आर सॉरी एक्स तो आपका इवन है, वो आर तो नहीं है, लिहाजा ये एम्प्टी सेट आएगा। आगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनको काउंट किया जा सकते वो फाइनाइट है, जो काउंट नहीं किए जा सकते वो इनफाइनाइट है। जैसे मंथ इन ईयर 12 है। इवन इंटीजर, इवन तो बहुत से हैं, 0 2 4 5 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे जी वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम को देख लीजिएगा। वेन डायग्राम पहले मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन के लिए ये दो अगर सेट हैं तो उनका यूनियन निकालने के लिए उनको सबको एक जैसा शेप करते हैं, शेडेड कर देते हैं। ठीक है, और यूनियन के लिए आप पीछे भी पढ़ सकते हैं कि डिसजंक्शन यानी वेल साइंसेस को भी लिख सकते हैं, जबकि इंटरसेक्शन के लिए हम जस्ट इनका जो कॉमन पार्ट होता है उसको शेड कर देते हैं। मेंबरशिप टेबल बनाना सीख लेते हैं। मेंबरशिप टेबल आगे मैं आपको एक बड़ा टेबल बताऊंगा, उससे आपको समझाएगी। आगे डिफरेंस है, ए डिफरेंस बी, यानी ए का आप शेड कर देते हैं, बी वाले को माइनस कर लेते हैं। अगर 3 सेट आ जाते हैं तो 3 सेट्स के लिए भी आप इसी तरह इनके यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह को शो कर सकते हैं। आगे एक डिमार्गन लॉ है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये पेपर में आपको पूछ सकता है कि इसको डिमार्गन लॉ को वेन डायग्राम में शो करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बहरहाल ये मैं अब आपको एक मेंबरशिप टेबल को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। मेंबरशिप टेबल में हम ट्रू फॉल्स की बजाय 1 0 लेते हैं। ठीक है, तो 2 है हमारे पास, 2 स्टेटमेंट ए और बी हैं। ए के लिए 1 1 0 0, बी के लिए 1 0 1 0। ये आपको लेना आता ही है, ये तो आपने पढ़े हुए हैं। अब माइनस पहले कंप्लीमेंट निकालना सीख लेते हैं। कंप्लीमेंट निकालना बिल्कुल सिंपल है, उलट कर देंगे। बी का कंप्लीमेंट है 1 है तो 0 है, 0 तो 1 है, 1 है तो 0 है, तो 0 तो 1 है। इसी तरह ये इंटरसेक्शन और एंड एक ही तरीक़ेकार है, एक ही चीज़ है। यहाँ पहले हम इंटरसेक्शन ऐसा एंड निकालते थे, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे, तरीक़ेकार सेम ही है। एंड में हमने देखा था कि ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हों। ठीक है, तो इसी तरह बी का और ए का हम ले रहे हैं एंड ऑपरेशन या इंटरसेक्शन। तो इसमें 1 कब आएगा, जब दोनों में 1 होगा। यहाँ पर देखिएगा 1, ये ट्रू है बेसिकली 1, रिजल्ट क्या आ गया 1, अदरवाइज क्या आएगा 0 0 0, क्योंकि किसी एक में भी अगर डिफरेंट आ गया या फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स ही होगा। ओके, आगे माइनस देख लेते हैं। आर भी ऐसे ही है जैसे आपने यूनियन भी ऐसे ही जैसे आपने आर निकाला था। माइनस के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। माइनस में हमने क्या करना है, ए और बी का माइनस निकालना है। तो अगर पहले में 1 दूसरे में 0 तो तब 1 आएगा,
अदरवाइज 0 आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहले में 1 यानी पहला ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स हो, तब ही ये ट्रू होगा। ये पीछे भी आपने ये उसमें एक्सक्लूसिव आर में देखा था। ठीक है, सॉरी इम्प्लीकेशन में देखा था। इम्प्लीकेशन में आपने देखा था कि पहला ट्रू और फॉल्स हो तो तब फॉल्स आता था, लेकिन यहाँ पर उलट है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो तब ये ट्रू आएगा, बाकी उलट आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। सेम टू सेम इम्प्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर ट्रू की जगह 1 लिख दी है, फॉल्स की जगह 0 लिख दी है। नहीं जी, ये सारे लॉस आपने पढ़े हुए हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पेपर से रेलिवेंट हैं, इम्पोर्टेंट है, ये आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये प्रूव दैट ए अगर सबसेट है बी का, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ बी कम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए का कम्प्लीमेंट, उलट कर देंगे। ठीक है, यानी ये बी कम्प्लीमेंट अगर सबसेट ए कम्प्लीमेंट का हो तो उलट इसका ए कम्प्लीमेंट बी का आ जाता है। अगर ए बी हो तो इसको उलट करके कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है। अगर डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ आपको लॉजिकल तरीके से प्रूव करना आ सकता है पेपर में। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो एक्स बिलोंग कर रहा है इससे, एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं ना जो कि इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट से कर रहा है तो उसका उलट जो होगा उससे तो ये बिलोंग नहीं करेगा ना, ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब है फिर ये यूनियन में हम आपको तो आर लिख सकते हैं, यानी अगर x बिलोंग नहीं कर रहा a से तो इसका मतलब है x a से भी बिलोंग नहीं कर रहा और x b से भी बिलोंग नहीं कर रहा। ये किससे हमें मिला? डिमॉर्गन लॉ से मिला। ठीक है, तो इसी तरह अगर x बिलोंग कर रहा है a से, इसका मतलब क्या होगा? इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है a कंप्लीमेंट से। इसका मतलब है कि अगर नहीं कर रहा तो कंप्लीमेंट लेंगे तो ये कर जाएगा, कंप्लीमेंट्स लेंगे एंड x बिलोंग करेगा b कंप्लीमेंट से, तो x फिर मतलब हो गया एंड का वर्ड है, तो मतलब होगा कि x बिलोंग करता है a कंप्लीमेंट एंड b कंप्लीमेंट से। तो ये आपका प्रूफ है। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 है, वेन डायग्राम ही है। ये 3 वाली इतनी नहीं आएंगी, लेकिन ये एक एक्सरसाइज वाली एग्जांपल है, इसको आप कर लीजिएगा, ये पेपर में आ सकती है 5 नंबर की। ठीक है, इसके बाद लेक्चर नंबर 11 है। 11 में ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, यानी 2 नंबर जो होते हैं ए और बी वाले, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसको फाइंड एक्स और वाई को करें। ऑर्डर पेयर में पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर रख लेते हैं। 2x = 6 के, इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने 2 सेट को अगर मल्टीप्लाई करना हो, यानी उनका प्रोडक्ट निकालना हो, तो बहुत आसान तरीका है। ए और बी है तो इनको बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 को ए के साथ, या आपने अर्लियर क्लासेस में किया हुआ है, 1 को बी के साथ, सी के साथ एंड सो ऑन। ये आगे अगर डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने हो, 2 सेट या 2 से ज़्यादा, तो उसका ये तरीक़ेकार है। ठीक है, अगर डोमेन ऑफ आर जो है वो ए और बी का जो पहला नंबर होता है ना किसी भी ऑर्डर पेयर का, वो डोमेन होती है, और अगर दूसरा नंबर ले तो वो आपकी रेंज बन जाती है। ठीक है, अगर किसी ऑर्डर पेयर को ये साबित करना हो को रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, जैसे ये एक आपका रिलेशन है, ऑर्डर पेयर का रिलेशन है 1 2 1 3 1 2 3, तो इसमें 2 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो इसको इस तरह लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 नॉट बिलोंग टू 2। ओके, आगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालना, उसका फार्मूला था 2 की पावर m क्रॉस n। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। ये ऑर्डर पेयर को कार्टेशियन प्रोडक्ट में शो करने का तरीक़ेकार है, ड्रा करने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। 1 एंड y है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, ये 1 है और y को मिलाएं तो ये पॉइंट आ जाता है। 2 और x है तो यहाँ पर ये 2 आ गया और ये x आ गया, तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आएगा। इस तरह 3x है तो ये आ जाता है। ओके, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डायरेक्टर ग्राफ और एरो डायग्राम वगैरह को डिस्कस करेंगे अगले लेसन्स के साथ। थैंक यू जी।